और क्या ऊपर वाला ही इंपॉर्टेंट है या डायस्टोलिक भी इंपॉर्टेंट है या दोनों इंपॉर्टेंट? तो देखिए, ब्लड प्रेशर हर व्यक्ति को चेक करना चाहिए, हर एज पे, कोई भी एज हो, हम सबको अपना ब्लड प्रेशर कम से कम एक बार तो पहले चेक करना चाहिए। अगर हाई है तो फिर उसके लिए आगे टेस्ट होंगे और उसको ट्रीट किया जाएगा, और जितना हाई है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि कितना फ्रीक्वेंटली ब्लड प्रेशर फिर बार बार चेक किया जाए। लेकिन मान लीजिए ब्लड प्रेशर चेक किया, नॉर्मल निकला, तो एटलीस्ट हमें 4-5 ईयर्स में तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। साथ में अगर कभी किसी भी इलनेस की वजह से हॉस्पिटल जाना हो, कोई भी बीमारी हो सकती है, किडनी की हो, ब्रेन की हो, हार्ट की, किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड हो, ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो भी, अगर हमें कभी हेडेक हो रहा है, आंखों से देखने में दिक्कत है, सांस फूलता है, चलने में छाती में भारीपन आता है, या पैरों में सूजन आ रही है, यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इन सब सिचुएशंस में भी ब्लड प्रेशर चेक किया जाना चाहिए। ठीक है दूसरा, मनीष। आपने कहा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो दोनों ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है। जैसा डॉक्टर सोनी ने बताया कि 120/80 नंबर है, दोनों वैल्यूज इससे कम रहनी चाहिए। अगर ऊपर वाला हाई है, नीचे वाला नॉर्मल है, या नीचे वाला हाई है, ऊपर वाला नॉर्मल है, दोनों को ही हम हाइपरटेंशन मानते हैं, दोनों ही नुकसान करते हैं, और दोनों का ही ट्रीटमेंट जरूरी है। ठीक है सर मनीष, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब इसमें अभी बीच में कई क्वेश्चन एकदम से आए हैं कि हमारा बीपी की दवा चल रही है, बीपी मेडिसिन इज गोइंग ऑन, स्टिल हमारा बीपी हाई रहता है, तो हमें क्या करना? दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच बहुत से लोग इसको एड्रेस करना नहीं चाहते, यानी कि उसको नजरअंदाज कर देते हैं, और बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि क्या करें। सो डॉक्टर सोनी, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई है दवा के बावजूद, उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये समझने की जरूरत है कि ब्लड प्रेशर एक मेटाबॉलिक डिजीज है, जहां पेशेंट को एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से शुरू करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। दवाई का नंबर सेकंड नंबर पे आता है, पहला लाइफस्टाइल है। उस लाइफस्टाइल में डाइट कंट्रोल, सॉल्ट कंट्रोल, एज वेल एज रेगुलर एक्सरसाइज। अब जिनका ब्लड प्रेशर इवन दवाई के बाद भी ज्यादा है, तो सबसे पहले उन्हें अपना लाइफस्टाइल में चेंज करना है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है, और जितना करते हैं उससे ज्यादा करना और टाइटली करना, वन। सेकेंडली, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। थर्ड, टाइम से मेडिकेशन लेनी है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अपने आप उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं करने। जहां हमें बहुत सारी दवाइयां हैं जो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती हैं, और ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड रहता है, हार्ट रेट से रिलेटेड रहता है। तो कैसे हमें मेडिकेशन का सिनर्जिस्टिक, जो साथ साथ काम करें, ऐसी मेडिकेशन देनी है, कॉम्बिनेशन देना है, अप टाइट्रेट करना है। इसीलिए हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहला जरूरी है, दूसरा डॉक्टर ही सिर्फ उन्हें एक डेफिनेट कॉम्बिनेशन देके अप टाइट्रेट या डाउन रेगुलेट मेडिकेशन का कर सकता है, अपने आप उन्हें नहीं करना चाहिए। ओके, सो देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है उनको चेकअप, जिन जगह दवा चल रही है तो आप रेगुलर चेकअप कराइए। अगर रेगुलर चेकअप में आता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है, यानी कि 140/90 के ऊपर जा रहा है, 120/80 नहीं टच कर रहा है, तो दवा को अपने डॉक्टर को दिखा के बढ़वाना है। तो ये तो बात हो गई कि बड़ी क्लियर कि भाई उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते आप। जैसे कि कई लोगों के क्वेश्चन आए कि हमारे बीपी कंट्रोल नहीं, हम क्या करें? उसका यही इलाज है। और बहुत से लोग, जैसे बाईपास, अभी एक क्वेश्चन आया कि बाईपास हुआ था हमारा और अब बीपी हाई रहता है, अभी भी बीपी ठीक नहीं हुआ, लेकिन बाईपास जो है वो उसके बाद भी बीपी की दवाइयां खानी है और बीपी को चेक कराते रहना है समय समय पे, ये होता रहेगा। अच्छा, अब बात आ जाती है कि बीपी को कब चेक किया। बहुत से लोग ये पूछते हैं हम बीपी कब चेक कराएं, सुबह शाम को कराएं कि शाम को कराएं? तो डॉक्टर शरद, कैन यू टेल मी कि बीपी को कब चेक करना चाहिए? व्हेन शुड यू चेक द बीपी फॉर द पेशेंट? बहुत से लोग ये पूछते हैं कितने फ्रिक्वेंटली चेक करें और कब चेक? देखिए, जितने भी लोग अगर फर्स्ट टाइम चेक कर रहे हैं तो चेक तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में करना चाहिए। शुरुआत में तो पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर, इफ देयर इज सम चेंज इन द डायगोनल वेरिएशन, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर टाइम पे राइज करते हैं या
एडिक्वेटली कंट्रोल नहीं हो रहे हैं मेडिसिन से, तो किस पर्टिकुलर टाइम पे वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो उसको जानने का तरीका है या तो आप मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स करें मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, या फिर होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करें, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस पर्टिकुलर टाइम पे वो कंट्रोल नहीं है, और उसको एडिक्वेटली कंट्रोल करने के लिए, स्मूथ कंट्रोल करने के लिए हमको क्या यूटिलाइज करना है, क्या चेंज इन टाइम यूज करना चाहिए या एडिक्वेट और एक्स्ट्रा मेडिसिन यूज करना चाहिए। तो मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्डिंग करें इनिशियली, एंड बेस्ड ऑन दैट जो डॉक्टर हैं वो डिसीजन लेते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम पे या किस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेडिसिन को यूज करना चाहिए। ठीक है। सो अब इसको चेक करने के लिए जो मशीनें आती हैं डॉक्टर मनीष, तो ये मशीन पेशेंट्स को आप कौन सी एडवाइस करते हैं कि कौन सी यूज करने के लिए जो मशीनें आती हैं डॉक्टर मनीष, तो ये मशीन पेशेंट्स को आप कौन सी एडवाइस करते हैं कि कौन सी यूज करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मशीनें आती हैं इलेक्ट्रॉनिक आजकल होम के लिए होती हैं। सो आर दे गुड इनफ, बिकॉज मेनी टाइम्स पेशेंट्स कंप्लेन कि भाई हमारी अलग अलग रिकॉर्डिंग आ रही है, अलग अलग रीडिंग आ रही है, तो हाउ डू वी एड्रेस दिस प्रॉब्लम? सर, आज की डेट में ब्लड प्रेशर के लिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज किए जाते हैं, और वो एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड वाइड, वो एक्सेप्टेबल मेथड है। तो जब हम स्टेथोस्कोप लगा के यूज करते थे घर में, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो पेशेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट लें? जो सभी बड़ी कंपनीज हैं उनके डिवाइसेस वेल वैलिडेटेड हैं, ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। अगर वो ब्रांड चेक करेंगे या ब्रांड के साथ जो इंफॉर्मेशन मटेरियल मिल रहा है उसमें भी मेंशन होता है कि कहाँ से वैलिडेटेड है। तो वैलिडेटेड डिवाइस कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, पर जो भी अच्छे वैलिडेटेड डिवाइस है उनको यूज कर सकते हैं। और उसको वैलिडेशन भी समय समय Yes. पे Yes. अपने डॉक्टर के पास जाके करा लेना चाहिए, ताकि उसकी एक स्टैंडर्डाइजेशन होता रहे। Yes, I think this point is very very important कि उसमें उसको टाइम टू टाइम कैलिब्रेट करना चाहिए, जिससे कि वो रीडिंग सही दे रहा हो। प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, उनको ये इसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए कई बार फेलेशियस रीडिंग्स आती हैं। लेकिन कहीं भाई अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो रीडिंग्स में, पेशेंट को बहुत ज्यादा पैनिक ही नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो उसमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज बहुत बार ये क्या होता है कि घर पे मॉनिटरिंग करने में अगर एक बार रीडिंग ज्यादा आ गई, बिकॉज ऑफ द एंजाइटी इटसेल्फ, वो बीपी पे थोड़ा सा और ज्यादा उसमें बढ़ जाता। सो वन शुड नॉट गेट पैनिकी, शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर। Okay, so we now move on, and here there is a question, Mr. Abhinav Chhabra ने क्वेश्चन लिखा है कि क्या रीनल डिनर्वेशन एक नई थेरेपी आई है? तो इसका जवाब तो हम ही दे देते हैं। इसमें ये है कि भाई जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम से कम 3 दवाइयां या 4 दवाइयों के हाई डोज पे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, ऐसे भी बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको दवाइयां दी जा रही हैं, डोज बढ़ाई जा रही है, फिर भी ब्लड प्रेशर 140, 150, 160 ऐसे चले जा रहा है। ऐसे लोगों को भी हम छोड़ नहीं सकते। पहले होता था कि भाई अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी नई थेरेपी, इसको कहते हैं रीनल डीनर्वेशन थेरेपी, जिसमें कि किडनी की जो जो आर्टरीज होती हैं वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं। वहां पे कुछ ऐसे नर्व फाइबर्स होते हैं जिसको हम लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसमें करीब 45 मिनट लगते हैं, पेशेंट को एडमिट रखते हैं 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल है और काफी इफेक्टिव भी माना जा रहा है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए भी कर रहे हैं जिनके अंदर की ब्लड प्रेशर आम दवाइयों से या हाई डोज की दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो उसमें ऐसा हम लोग एडवाइस कर रहे हैं और ये कर भी रहे हैं, जिससे कि काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये इसलिए क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये मालूम है कि अगर हम, जैसा कि डॉक्टर शरद ने बताया था, कि अगर हम 20 मिलीमीटर बीपी को कम कर देंगे या 10 मिलीमीटर डायस्टोलिक बीपी को कम करेंगे, तो उससे हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावनाएं कम होती। सो रीनल डिनर्वेशन थेरेपी एक नया थेरेपी है और ये मतलब इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है, ना ही कोई बेहोश वगैरह करते हैं, बड़े सिंपली हो जाता है और इसको कराया जा सकता है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है एंड इट इज वेरी नो रिस्क, देयर इज नो रिस्क एट ऑल। एक दो जो इसमें इंडिकेशंस जो मेनली रीनल डिनर्वेशन थेरेपी के लिए है, एक तो यही है कि 3 या 4 दवाइयों के बाद भी अगर ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर है
या दूसरा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बार बार पेशेंट हार्ट फेलियर की वजह से उसको एडमिशन हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी डिफिकल्ट हो जाती है। थर्डली, जो किडनी इफेक्ट हो रही हैं और उसकी वजह से बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा है, ये कुछ कंडीशन है जहां पर के हमें रीनल डिनर्वेशन थेरेपी के बाद ये होता है कि एक तो बीपी अच्छा कंट्रोल आ जाता है, तो बार बार का हॉस्पिटलाइजेशन और चीजें बच जाती है। सेकेंडली, मेडिसिन का नंबर कम हो जाता है, ये इससे जो है काफी बड़ा इफेक्ट होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव कर जाती है। ठीक है। सो अब हम लोग इस बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि बहुत गैस बनता है, क्या बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है? सो मनीष, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स? लोग इससे, जैसे कि इस तरह कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ भाई चलो बीपी चेक करा लेते हैं, क्योंकि बीपी चेक कराते के लिए बड़ा मुश्किल होता है पता करना कि बीपी हाई है कि नहीं है, जब तक आप चेक ना करें। तो किन लोगों को और किन सिम्टम्स में हमें बीपी चेक कराना चाहिए? क्या गैस उसका सिम्टम है कि नहीं? प्लीज टेल। सर, जैसे कि आपने बिगिनिंग में बोला था, ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर कहते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि प्रिडोमिनेंटली ब्लड प्रेशर से सिम्टम्स नहीं होते, और जनरली होता यह है कि किसी और सिम्टम की वजह से लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उन्हें पता लगता है कि ब्लड प्रेशर हाई है, तो वो उस सिम्टम को उस ब्लड प्रेशर का मैनिफेस्टेशन मान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है इसलिए ये सिम्टम हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। पर फिर भी अगर कुछ सिम्टम्स हम सोचें, तो सिर में दर्द होना, इरिटेबिलिटी होना, या जैसा कि मैंने बोला चलने में सांस फूलना, ये सिम्टम्स होंगे जिसमें हमें ब्लड प्रेशर डेफिनेटली चेक करना चाहिए। जहां तक गैस बनने की बात है, गैस बनने से तो वो ब्लड प्रेशर का सिम्टम नहीं है, लेकिन कोई भी बॉडीली डिस्कम्फर्ट ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है। तो अगर किसी को गैस बन रही है, ब्लड प्रेशर ज्यादा मिले, तो इस वजह से उन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन हो सकता है, लेकिन गैस बनना ब्लड प्रेशर का सिम्टम जनरली नहीं है। ठीक है। सो ये सिम्टम्स ब्लड प्रेशर के ज्यादा होते नहीं है, और जो होते हैं वो मतलब बड़े कॉमन से सिम्टम्स होते हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर चेक करना सबसे आसान काम है, और उसको घर पे भी कर सकते हैं, घर के पास कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास भी कर सकते हैं, नर्स से भी करा सकते हैं, एनीवे। सो इट्स वेरी सिंपल। सो गेटिंग बीपी चेक शुड बी डन एज एक तो सर, मच एज पॉसिबल। अभी एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। ब्लड प्रेशर इतना कॉमन हो गया है, जैसे हम जानते हैं 40% एडल्ट पॉपुलेशन को हाइपरटेंशन है, तो हम सबके घरों में एक ना एक व्यक्ति होगा जिसको हाइपरटेंशन होगा। तो बेस्ट है कि आप उसके एक इंस्ट्रूमेंट खरीदें, उससे अपने पेशेंट का तो मॉनिटर करें, आप भी बीच बीच में चेक करते रहें, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। सो अब यह है कि जब ये बात हो रही है कि अभी सबका चेक करना चाहिए, तो शरद, यंग लोगों का क्या, मतलब किन यंग लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होता है कि नहीं, किस एज पे शुरू हो सकता है, और क्या इन लोगों के अंदर, किन लोगों के अंदर बीपी चेक करना चाहिए, और इसकी क्या लिमिट है? यंग में क्या कुछ फर्क है लिमिट ओल्ड से, या क्या क्या सिचुएशन है इसमें? जो यंग पर्सन्स में एक 1 से 1 से 15 साल के लोगों के लिए डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाती है। बेसिकली एक जो नॉर्मल टेंसिव डेफिनेशन, उसमें अगर 95 परसेंटाइल से ऊपर मानते हैं तभी मानते हैं कि उन पर्सन्स में, जैसे कि एक 2 साल के बच्चे का ब्लड प्रेशर डेफिनेटली 18 साल के पर्सन के ब्लड प्रेशर से लोअर ही होगा। तो अगर 95 उस एज पर्टिकुलर ग्रुप के 95 परसेंटाइल से ऊपर जा रहा है रिकॉर्डिंग्स, तब उसको बाय डेफिनेशन ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यंग पर्सन में जब भी ब्लड प्रेशर अगर 40 साल से कम उम्र में डिटेक्ट हो रहा है, तो इन पर्सन्स में मोर्टेलिटी और ज्यादा या मॉर्बिडिटी और ज्यादा सीवियरली अफेक्ट होता है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जो जैसे जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। यूजुअली हाइपरटेंशन में कोई रीजन नहीं होता 90% केसेस में, लेकिन 10% 15% केसेस में कुछ सेकेंडरी कॉजेज होते हैं, जिनमें यंग पर्सन में कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उन पर्टिकुलर कंडीशंस को डायग्नोज करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, तो कई बार वो क्योर भी हो जाती है कुछ कंडीशंस उसमें। तो उन पर्सन्स को प्रेफर करेंगे कि वो एक टर्शियरी केयर सेंटर पे जाके, इंस्टेड ऑफ रूटीन क्लिनिक, टर्शियरी केयर सेंटर जहां पे उन पर्टिकुलर कंडीशंस को एड्रेस करा जा सके। कुछ जेनेटिक कंडीशंस हैं, कुछ बाय बर्थ हार्ट की कंडीशंस हैं, कुछ किडनीज के इश्यूज हैं जो यंग पर्सन्स में हाइपरटेंशन को डेवलप कर देते हैं, लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज, इवन लेस देन 20 इयर्स ऑफ एज। सो स्क्रीनिंग तो 3 इयर्स के ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे कोऑक्टेशन एक हार्ट की कंडीशन है जिसमें यंग पर्सन्स में ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है,
और इस सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कर देता है, हार्ट को इनलार्ज कर देना, हार्ट को वीक कर देना। तो डिटेक्शन तो 3 इयर्स के बाद स्क्रीनिंग शुरू हो जानी चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर यंग पर्सन में सडन हाइपरटेंशन हो रहा है तो किसी टर्शियरी केयर सेंटर पे उसको एड्रेस करना चाहिए उनके इश्यूज को देखने के लिए। ठीक है, तो यानी कि यंग लोगों को, यानी कि जो नौजवान है, या उनको भी कभी कभी बीपी चेक करा लेना चाहिए। और कई बार ये होता है कि एक्सीडेंटली पता लगता है कि भाई ब्लड प्रेशर हाई है, या किसी कॉम्प्लिकेशन के बाद वो आते हैं। इसलिए हर आफ्टर द एज ऑफ 15 16 से स्कूल के बच्चों का भी होना चाहिए बीपी कभी कभी चेक। अगर स्कूल गोइंग में ओबेसिटी है, अगर स्कूल गोइंग एज में ओबेसिटी आ रही है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ यंग हाइपरटेंशन है, या अगर कुछ जैसा कि मनीष ने कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स बताए थे, या कुछ कंडीशंस होती है जिसमें फ्लशिंग है, सीवियर हेडेक है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, या ऑल ओवर बॉडी स्वेलिंग आ रही है, या ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो इन केसेस में तो डेफिनेटली इमीडिएट अटेंशन देना चाहिए। बट जिनको नहीं भी है वो भी, उनको अभी चेक होना चाहिए ताकि पता लगे। अब बात आती है कि कुछ लोग आते हैं ब्लड प्रेशर के हम लोगों के पास, जैसे क्लिनिक में हमने देखा ऐसा, जब वो क्लिनिक में चेक हुआ तो उसका हाई आता है, फिर वो कहता नहीं जी हमारा घर पे तो ठीक रहता है। तो इस प्रॉब्लम को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो डॉक्टर सोनी, वेरी क्विकली, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के पेशेंट्स आपके पास तो बहुत सालों से आप देख ही रहे हैं, तो उनको क्या आप कहते हैं घर पे जाके अपना बीपी चेक करो, या 24 आवर बीपी चेक करो, क्या कहते हैं उसमें जी ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले? जी, तो उसमें ये जरूर है कि जब भी कभी हॉस्पिटल या क्लिनिक में या डॉक्टर के पास पेशेंट ब्लड प्रेशर चेक कराने आता है तो उस समय उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है, थोड़ा सा टेंस हो जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ आता है। और इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को जो टेम्परेरीली रहता है डॉक्टर के पास आने पे, इसे हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसमें यूजुअली जैसे हम पेशेंट को एडवाइज करते हैं कि उन्हें घर पे भी ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए और ब्लड प्रेशर मशीन रखनी चाहिए, डॉक्टर मनीष ने भी जैसा बताया, तो उसमें जब वो घर पे करता है तो वो नॉर्मल आता है। लेकिन ये चीज बिल्कुल समझने की है कि ऐसे भी जो पेशेंट हैं जिनका सिर्फ डॉक्टर के पास आने पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और घर पे नॉर्मल आता है, वो भी एट रिस्क रहते हैं कि आगे आने वाले समय में जल्दी ही वो भी, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो एडवाइस यही रहती है कि भले ही उनको मेडिसिन ना शुरू करें, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन राइट फ्रॉम डे 1 उन्हें स्टार्ट करना चाहिए। डाइट कंट्रोल, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अपना बीपी मॉनिटर कराना चाहिए, घर पे भी देखना चाहिए, और डॉक्टर के पास भी रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, बिकॉज दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, सो यानी कि सबसे पहले लाइफस्टाइल को हमें कंट्रोल करना है ऐसे लोगों के अंदर, डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, और फिर भी अगर बीपी हाई रहता है तो फिर हम लोग दवा शुरू करें। बिल्कुल। सो लेट अस नाउ गो टू द मेडिसिन साइड, क्योंकि भाई बहुत बात हो गई इस बारे में कि कैसे जांच करें, कैसे उनको फॉलो करें, लेकिन अब बात आती है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, अब उनको जब दवाइयां शुरू करी जाती हैं तो बहुत सी तरह की दवाइयां आजकल अवेलेबल हैं, कई ग्रुप्स की हैं, और ये देखा गया स्टडीज में कि ज्यादातर दवाइयों के इफेक्टिविटी बराबर, और उनमें से कोई भी दवा हम चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई सिलेक्शन नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की पर्टिकुलर नीड क्या है या उसकी और क्या आवश्यकताएं हैं, जैसे कि उसको किडनी प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है या कुछ और है, किडनी मतलब कि स्ट्रोक हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग दवा सेलेक्ट कर लें। तो अब बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि लोग ये समझते हैं कि अगर दवा शुरू कर दी तो लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ेगी, तो इसलिए वो दवा शुरू करने से कतराते हैं। तो शरद, इस बारे में क्विकली वी हैव टू टेल द पीपल कि भाई दवा खाना कितना जरूरी है, और दवा से नहीं डरना, ब्लड प्रेशर से डरना। सो दैट इज द होल प्रॉब्लम, पीपल वांट टू अवॉइड मेडिसिन बिकॉज दे थिंक दैट दे विल बिकम एडिक्टेड टू मेडिसिन। सो प्लीज टेल समथिंग अबाउट इट शरद। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी डिसीज है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ कंट्रोल किया जाता है, और कंट्रोल मेडिसिन से ही होता है। तो अगर एक मेडिसिन खाने से आप एक डिसेबलिंग स्ट्रोक से, जिसमें एक पर्सन पैरालिसिस हो जाता है, बेड पे पड़ा रहता है, या हार्ट फेलियर में चला जाता है जो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज जहाँ हैम्पर हो जाती हैं, या हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी फेल होते हैं, इतने सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप 1 या 2 मेडिसिन खा के अपने रिस्क
खत्म कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं हो सकता। अगर आप मेडिसिन को छोड़ते हैं तो उसका जो रिबाउंड इफेक्ट होता है, जो रिबाउंड इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर का, वो और थ्रेटनिंग हो जाता है। तो लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, जब आप एक मेडिसिन ले रहे हैं और जैसे आपने विड्रॉ किया, छोड़ा, तो उसके बाद जो सडन शूट होता है ब्लड प्रेशर का, दैट इज अगेन वेरी डेंजरस, और उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशंस अराइज कर सकते हैं। इसलिए मेडिसिन छोड़नी नहीं चाहिए अनटिल अनलेस आप अपने डॉक्टर से बात करके, अगर कुछ अप टाइट्रेट करना है या डाउन रेगुलेट करना है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ब्लड प्रेशर। लेकिन वो डॉक्टर डिसीजन लेंगे कि वो कितना कम करना चाहिए, कितना ज्यादा करना चाहिए, कितना फ्लक्चुएशंस हो रहा है, कितना वेरिएशन हो रहा है, उसको देखते हुए। लेकिन अगर आप एकदम से छोड़ेंगे तो कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, मेजर कॉम्प्लिकेशन। ठीक। सो अब मेन चीज ये आती है, जिन लोगों की दवा शुरू हो गई मनीष, अब वो उनको कितने फ्रिक्वेंटली ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए देखने के लिए कि भाई हमारा सही कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर दवा शुरू हो गई है तो क्या ये लाइफ लॉन्ग चलेगी? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। हालांकि बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से नहीं पूछते हैं, और इस चक्कर में नहीं पूछते हैं कि अगर पूछ लिया तो ये कहेंगे हमेशा खानी पड़ेगी, तो इसलिए छोड़ देते हैं। इस बारे में बताइए कि भाई कितने फ्रिक्वेंटली इन लोगों को चेक करना चाहिए और कब तक दवा खानी चाहिए? जैसे एक बार अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है मेडिसिन से, तो उसके बाद मेरा ये एडवाइस होता है सबको कि हर महीने 4-5 दिन लगातार अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, सुबह शाम घर पे चेक करें, और उससे ये पता लग जाएगा कि ब्लड प्रेशर का ट्रेंड क्या है, मेडिसिन को मॉडिफाई करने की जरूरत है कि नहीं। उसके अलावा बीच में अगर उस पूरे मंथ में कोई और इलनेस हो जाए या कोई और सिम्टम आए, जैसे कि हमने कई बार बात की भी, तो उस समय अलग से ब्लड प्रेशर चेक करने की जरूरत होगी। अदरवाइज 4-5 डेज कॉन्जिक्यूटिवली इन अ मंथ इज मोर देन एनफ। कुछ पेशेंट होते हैं जो मैं देखता हूँ पूरे महीने हर दिन ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, दिन में कई कई बार चेक करते हैं, उसको चार्ट बनाते हैं। उस सब की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने जो बात रीएम्फेसाइज की कि लाइफ लॉन्ग लेनी है कि नहीं, और उसके बारे में एक और चीज फिर से मैं बोलना चाहूंगा, डॉक्टर शरद ने बताया अभी, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हमारी बॉडी को अंदर से डैमेज कर रहा है, हमें उस डैमेज को होने देना है या मेडिसिन से कंट्रोल कर लेना है, ये हमारी चॉइस है। और जैसा डॉक्टर शरद ने कहा कि मेडिसिन लेके उस डैमेज को रोक लें, इससे इंटेलिजेंट डिसीजन कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों में ब्लड प्रेशर थोड़ा ही बड़ा होता है, वो अगर अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करें, स्पेशली वेट लूज करें, ओबिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर के लिए, तो अगर वेट लूज करें तो उनका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, उनको मेडिसिन शायद छोड़ने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए शुरू में। इवेंचुअली उनको भी लेनी पड़ेगी मेडिसिन, थोड़े टाइम के लिए वो मेडिसिन के बिना रह सकते हैं, पर ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल रहने देना, इससे गलत बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि ये साइलेंट किलर है, इस बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल ही रखना पड़ेगा, वरना ये अंदर ही अंदर सारा गड़बड़ मचाएगा। तो अब ये आती है, एक क्वेश्चन आया है कि भाई मुझे पैदल चलने में सीने में जलन होती है, क्या बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है? तो आई थिंक सर्टनली बीपी तो एक ऐसी चीज है जो कि कोई भी सिम्टम कर सकती है, लेकिन हार्ट का भी हो सकता है सिम्टम, तो इसलिए हार्ट का भी चेकअप कराएंगे, और इसको हम लोग बीपी और हार्ट दोनों को ही टेस्ट करके देखेंगे कि क्या गड़बड़ हो। इन पेशेंट को मैं कहूंगा कि सीधे डॉक्टर प्रवीण चंद्रा के पास आके उनसे कंसल्ट करें। नहीं नहीं, ये जहां पर भी अपना टेस्ट कराएं। अच्छा, नाउ लेट अस गो टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डाइट, योगा, एक्सरसाइज जो ब्लड प्रेशर के लिए है, उससे कितने % लोगों का कंट्रोल हो सकता है? क्योंकि बहुत से लोग ये फिर भी ये चाहते हैं, हम एडवाइस भी कर दें, फिर भी वो कहते हैं मैं कुछ ट्राई कर लूं। तो डॉक्टर सोनी, यू टेल कि कितना इनको टाइम देना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, आप 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, या किन लोगों को देना चाहिए? जैसे कि अब किसी का ब्लड प्रेशर 150, 110 है, या किसी का ब्लड प्रेशर 140-90 है, तो किन लोगों को आप ये देंगे लीवे? ये देखिए, जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस करते रहे हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फर्स्ट स्टेप है किसी भी मेटाबॉलिक डिजीज, पर्टिकुलरली हाई ब्लड प्रेशर वाली मेटाबॉलिक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे में अगर इनिशियली थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, थोड़े से ये मतलब है कि सिस्टोलिक वाला 140 तक है, डायस्टोलिक वाला 90 तक है, अगर इस रेंज तक है तो एटलीस्ट हमें 1 मंथ, आई विल से 1 मंथ, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा हो सकती है। अगर उसमें और कोई लक्षण नहीं है और कोई सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को, तो कम से कम इतने में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन का ट्रायल देना चाहिए।
एशियन इंडियन पॉपुलेशन सॉल्ट के लिए बहुत सेंसिटिव है और इसलिए सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन एक अच्छा इफेक्ट लेके आता है ब्लड प्रेशर लोअरिंग के लिए। इसलिए 5 ग्राम सॉल्ट ये रिकमेंडेड है कि इससे ज्यादा पूरे दिन में नहीं लेना है। और अगर इस तरह से हम कंट्रोल रख के चलते हैं तो 15-20 दिन से 1 महीने तक हम ट्रायल दे सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब और कोई सिम्टम्स हाई ब्लड प्रेशर के ना हो। अगर ऐसा है तो हमें ब्लड प्रेशर की दवा शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और अगर इनिशियली हम माइल्ड मेडिसिन हल्की डोज से सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन से शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके, तो ये हो सकता है कि हम आगे अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो इन दवाइयों की डोज को डॉक्टर की सलाह से कम कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं, लेकिन इनिशियल कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि इसके आगे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो वो लगातार शरीर के टारगेट ऑर्गन्स को डैमेज करके चलेगा। ठीक है, सो यहीं पे हम ये भी डिस्कस बता देते हैं लोगों को कि सॉल्ट का जो चक्कर है, इसी चक्करों में जो समर में इंडिया में, क्योंकि समर और विंटर काफी एक्सट्रीम होता है, तो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में कि जो गर्मी के दिनों में ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और सर्दी के दिनों में और एक्सट्रीम विंटर्स के अंदर ये ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ये बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं, इसीलिए दवा भी हमें वो मॉडिफाई करनी पड़ती है, डोज कभी कभी एक दवा ऐड करनी पड़ती है, कभी फिर गर्मी जब आने लगती है तो उसको कम कर देते हैं। तो इसलिए इस चीज को भी जानना जरूरी है कि भाई ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक कराइए, मौसम के साथ भी दवा की डोज को कभी कभी चेंज करना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने पेशेंट्स को कह के चलता हूं कि दिवाली के आसपास हमें बढ़ानी पड़ती है और होली के आसपास हमें कम करनी पड़ती है। बेसिकली ये ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो बेसिकली अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं एंड इसके अंदर हम लोग इस बात पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि भाई जो दवाइयां हैं उनके जो साइड इफेक्ट्स, कई लोगों का सवाल आया कि हमारे पैर, अभी हमने दवा शुरू करी थी 2 महीने पहले या 3 महीने पहले पैरों में सूजन आ गई, किसी का आया कि खांसी आने लग गई। तो मनीष इस बारे में थोड़ा बताइए, कॉमन जो साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन है, तो अगर किसी को आते हैं तो उसको डॉक्टर से कांटेक्ट करके उसको चेंज कराना है, तो उसके बारे में बताएं कि सूजन और खांसी ये सब चीजें। जो कॉमनली यूज ब्लड प्रेशर मेडिसिन हैं वो जनरली बहुत सेफ हैं। साइड इफेक्ट्स हार्डली 5% केसेस में होते हैं, वो भी मोस्टली रिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफेक्ट से हमें डरना नहीं चाहिए। अब एक मेडिसिन होती है एम्लोडिपिन या उससे मिलते जुलते उस ग्रुप के मेडिसिन, उनमें अगर हम हाई डोज यूज करें तो पैरों में सूजन आने का साइड इफेक्ट हो सकता है, वो उसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है। दूसरी मेडिसिन होती हैं जो जिनको हम टेलमिसार्टन या रेमिप्रिल या पेरिंडोप्रिल इन नाम से जानते हैं, इन मेडिसिन से खांसी होने लगती है कुछ लोगों को, 5 to 10% लोगों को गले में सूखी खांसी। ये दो मेन सिम्टम्स पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं। अदरवाइज बाय एंड लार्ज ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स बहुत अनकॉमन है। राइट, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साइड इफेक्ट से नहीं डरना है। और दूसरा एक और प्रॉब्लम है मेडिसिन के बारे में, बहुत से लोग एंटी एंजाइटी पिल्स स्टार्ट कर देते हैं बड़ी कॉमनली, और उसके बाद उन पर डिपेंडेंट होने की संभावना रहती है। तो शरद, इसके बारे में जरा सा आई थिंक यू शुड एक्सप्लेन कि क्या बहुत से हमने देखा इवन प्रैक्टिस में भी लोग एंटी एंजाइटी पिल्स से स्टार्ट करते हैं, तो इज दैट अ गुड प्रैक्टिस या उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल? आप माइक अनम्यूट कर लो शरद, अनम्यूट। एंटी एंजाइटी मेडिसिन का यूज मतलब कि पर्सन स्ट्रेस में है तभी उन्होंने प्रॉब्ली एंटी एंजाइटी मेडिसिन स्टार्ट किया होगा। अगर किसी पर्सन को ऑफिस में रिकॉर्ड होता है प्रेशर 180/110, तो दिस इट क्लियरली इंडिकेट्स कि एंजाइटी रिलेटेड नहीं होगा, हाईली अनलाइकली है, और इस पर्सन में रूटीन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन स्टार्ट होना चाहिए। जब बॉर्डरलाइन ब्लड प्रेशर है या रिएक्शनरी एक ट्रांजिएंट राइज किया और फिर ड्यूरिंग स्ट्रेस और वंस द स्ट्रेस इज गॉन इट इज द बीपी इज नॉर्मलाइज, उन केस में जस्ट फर्स्ट टाइम जो जैसे कि मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये उसको लोअर कर लेते हैं। लैक ऑफ स्लीप एक डेफिनेटली एक फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है,
तो एडिक्वेट स्लीप इज इंपॉर्टेंट। अगर रूटीन जैसे एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, इससे अगर स्लीप डिस्टर्बेंस कवर नहीं हो रहा है तब एंटी एंजाइटी मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, यूज करना चाहिए, बिकॉज दैट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर। अदरवाइज इन रूटीन वे आई डोंट थिंक दैट इज गुड आइडिया। तो रूटीनली लोगों को एंटी एंजाइटी मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। स्पेशली ये जानना जरूरी है कि एंटी एंजाइटी मेडिसिन शुड नॉट बी टेकन रेगुलरली बियॉन्ड 1 month टाइम, डेफिनेटली, बिकॉज दे आर हैबिट फॉर्मिंग, तो इसलिए उससे बचना चाहिए, और वो बीपी का ट्रीटमेंट नहीं। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आया है कि ये जो है दवा ले रहे हैं 2019 से, एंड बीपी इज नाउ 120 to 30 ऊपर वाला, और नीचे वाला 70 to 85, and he is saying कि my BP is going down. So the advice is that it is not going down, now it is normalized, please continue the same treatment. He is asking कि क्या हम दवा को कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, he has to continue this medicine and only then it will keep things under control. If you stop, then again it is like a spring, जैसा कि डॉक्टर शरण ने बताया था कि वो जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे ऊपर जंप करके आपके बीपी को बढ़ा देगा। एक इसमें डॉक्टर प्रवीण, मैं एक उसमें से ये मेंशन करना चाहूंगा कि यूजुअली एडवांसिंग एज के साथ ऊपर का ब्लड प्रेशर थोड़ा वहां पर स्थिर रहता है, लेकिन नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर थोड़ा नीचे आने लगता, दोनों का गैप थोड़ा बढ़ने लगता। ये चीज रियलाइज करने की है। ऐसे में हमें नीचे के ब्लड प्रेशर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना कि उसमें जो है थोड़ा कम हो गया, 70 पे आ गया इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर गिर रहा। हमें ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जरूर ध्यान रखना है कि वो हमारा 130 के 120 के आसपास चले, वो 140 से ऊपर ना जाए। तो इसलिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एजिंग के साथ साथ थोड़ा और कम आ सकता है। उसके लिए पेशेंट्स कई बार बड़े पैनिकी हो जाते हैं कि साहब अब नीचे वाला नीचे हो गया तो इसलिए मेरी दवा कम कर दीजिए। सो दैट शुड नॉट बी, दैट मिसकंसेप्शन शुड आल्सो गो। सो मनीष, what is the lower level? Because this is a very common question, and यहाँ पे भी क्वेश्चन कई आए हुए हैं कि blood pressure is coming down, like किसी ने कहा 106/67 है, इनकी प्रॉब्लम है 25 चल रही है। So इसके बारे में I think we can give some advice to people कि अगर lower, what is the lower limit and why we should not worry about the lower blood pressure levels, because आमतौर पे हम लोग ये मानते हैं कि भाई लो बीपी कोई प्रॉब्लम नहीं, as long as the patient is tolerating it, as he is feeling okay, तो ये in general हम लोगों का मानना है। So इसके बारे में you can discuss a little bit कि what is the lower limit and how do we achieve good balance? सर, ब्लड प्रेशर के लिए हमारा टारगेट होता है कि /ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अराउंड 120 रहे और नीचे वाला ब्लड प्रेशर अराउंड 70 रहे। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लगातार 106/60 आ रहा है, जैसे कि एक पेशेंट ने मेंशन किया, तो ऐसे में 110 से कम रहने लगा है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला भी कंट्रोल में है, तो हम ग्रेजुअली मेडिसिन को रिड्यूस कर सकते हैं। और जो जिस क्वेश्चन की आप बात करें वो तो बहुत कम डोज ले रहे हैं मेडिसिन की, Prolomet-XL 25 मिलीग्राम, उनके केस में तो शायद मेडिसिन को बंद भी करना पॉसिबल हो, पर 120/70 यूजुअली हम मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर सोनी ने बोला अभी, मान लीजिए ब्लड प्रेशर 130 है, नीचे वाला 55-60 हो गया, तो हम ये सोच के कि नीचे वाला कम हो रहा है, हम मेडिसिन की डोज कम कर दें, ऊपर वाला बढ़ने लग जाए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा फर्स्ट गोल है 120/70, और अगर लो हो रहा है, एक साइड पे हाई है, तो कोई बात नहीं, हम उसको मेंटेन करना चाहेंगे। Right. Okay, so that's a good point. So now there are some questions regarding कि बीपी हमारा नॉर्मल है और हम बाकी सारी चीजें ठीक चल रही हैं, तो क्या हमें फिर भी चेकअप करना चाहिए? सो आवर आंसर इज कि हाँ, डेफिनेटली चेकअप तो करना पड़ेगा। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का चेकअप होता है या शुगर का चेक होता है, ये टाइम टू टाइम लोगों को कराना पड़ेगा। और जिन लोगों को डायबिटीज है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनको कम से कम हर साल में एक बार तो अपना बीपी एटलीस्ट, इफ नॉट एवरी 6 months और एवरी 3 months जरूर करना चाहिए, क्योंकि बीपी और हाई शुगर ये दोनों बड़े गंदे कॉम्बिनेशन है। दे आर बैड कजन्स एंड बैड ब्रदर्स। ये जहां जिस घर में घुस जाते हैं वहां पे तबाही मचाने लगते हैं, यानी कि हार्ट डिजीज पैदा करेंगे, स्ट्रोक करेंगे, किडनी प्रॉब्लम करेंगे। तो अगर किसी का बीपी है, शुगर है, और उसको अगर बीपी हुआ, वो कम बीपी भी उसके लिए ज्यादा है,
तो बीपी के कंट्रोल को ब्लड शुगर वाले पेशेंट्स में करना बहुत ही जरूरी है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और उसी प्रकार से जो हाई बीपी के लोग हैं उनको अगर शुगर होता है तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. With blood sugar, usually we try to keep the blood pressure little lower rather than 120/80. That is the upper limit, and it should be below 120/80. That is important, जिससे के बॉडी के बाकी ऑर्गन्स सेव हो सके, वो उनको डबल ना हो कि ब्लड प्रेशर से भी और ब्लड शुगर से भी, दोनों से इफेक्ट हो। So another very common question is which is coming up here is कि my BP is, जो हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि medicines BP is still higher in the range of 140/90 or 150/100. Please advise on the same for medication and diet. So before I ask Dr. Soni, let me also answer this कि भाई इसके अंदर डाइट को तो कंट्रोल अगर आपकी नहीं है तो उसको करिए। अगर अल्कोहल is another very thing which is important to mention, because many times people keep taking regular alcohol intake, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, especially if they are taking large quantities like more than 100 ml, 90 ml, 80 ml. तो वो कहते, उनको लगता है कि तो एक ही दो है ड्रिंक हुआ, लेकिन अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होगा, और फिर आपका दवाइयां भी बढ़ती जाएंगी और कॉम्प्लिकेशंस होंगे। सो वी हैव टू लुक एट दैट। सो 140 या 90 और 150, 100 को क्या करना है, उनकी दवाइयां बढ़ानी चाहिए या? सो डॉक्टर सोनी, इसमें देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, कई बार ये कॉन्सेप्ट रहता है, मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी तो 3-3, 4-4 दवाइयां चल रही है और मेरे फैमिली में दूसरे हैं, उनकी एक दवाई सही कंट्रोल है, क्यों ना मैं वो वाली दवाई भी ले लूं। द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो एन आर्ट। इसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह लिए बगैर उन्हें नहीं चेंज करनी चाहिए। इसमें कई बार हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन रहता है, जो कि हम ये देखते हैं कि एक दवाई के साथ हम दूसरी दवाई वो जोड़ें जो उसके लिए पूरक का काम करे, सिनर्जिस्टिकली एक्ट करे। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिसिन, जैसे 2-3 दवाइयां ले रहे हैं, वो टेलमिसार्टन भी ले रहे हैं, वो एम्लोडिपिन भी ले रहे हैं, वो उसके अलावा फिर अगेन वो कहीं पर और कोई वेज़ोडाइलेटर ले रहे हैं, तो कई बार ये 3-4 दवाइयां भी एक ही रास्ते से काम करती हैं, तो वो भी पूरा इफेक्टिवनेस नहीं ला पाती। ऐसे में कौन सी दवाई जोड़नी है, कौन सी दवाई हटानी है, ये एक अपने कंसल्टेंट से, अपने मेडिकल एडवाइजर से, अपने डॉक्टर से पूछ के उन्हें रीशेड्यूल कराना चाहिए, और इस रीशेड्यूलिंग से वो ब्लड प्रेशर उनका बेहतर कंट्रोल रहेगा। दूसरी चीज कि कई बार क्वेश्चन ये रहता है मरीज का कि मैं ये दवाई सवेरे लूं कि मैं दवाई ये रात को लूं, कि उसमें मेरा ब्लड प्रेशर 24 घंटे नहीं कंट्रोल रह पाता। तो उसमें भी किस तरह से दवा मेडिसिन का शेड्यूल हमें सवेरे शाम में या एक वक्त रखना है या 2 वक्त रखना है, ब्लड प्रेशर 24 घंटे कंट्रोल रहना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट। या सो बेसिकली ये देखा गया था, कुछ स्टडीज हुई तो उसमें देखा गया कि ब्लड प्रेशर कई बार दिन में तो ठीक रहता था, लेकिन रात को कंट्रोल नहीं हुआ। तो वो कैसे मालूम पड़ा? उसके लिए एक स्टडी करी गई 24 आवर ABPM यानी एम्बुलेटरी प्रेशर मॉनिटरिंग, जिसमें कि एक छोटा सा इक्विपमेंट लगा देते हैं घर पे, वो BP चेक करता रहता है। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर रात को सोते समय डिप नहीं किया, जिसको नॉन डिपर्स कहते हैं, उसके अंदर हार्ट डिजीज और किडनी फेलियर और सारे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा पाए गए। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को रात के टाइम जब आप सो रहे हैं तब भी कम होना चाहिए, और उसके लिए एक ABPM मशीन काफी यूजफुल है, और उसका अगर कोई डॉक्टर कहता है तो जरूर टेस्ट कराना चाहिए। दिस इज आवर एडवाइस। नाउ आई थिंक वी कैन मूव टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई जो व्हाट इज द आइडियल BP। सो शरद, ये बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा आइडियल है कि नहीं है। सो व्हाट इज द आइडियल BP? व्हाट इज दैट मैजिक नंबर फॉर दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग हाई ब्लड प्रेशर एंड फॉर दोज पीपल हु आर हैविंग हाई ब्लड प्रेशर? उनके लिए क्या मैजिक नंबर, क्या है आपके यहाँ दिमाग, क्या है डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड्स? जो करंट गाइडलाइंस के हिसाब से हार्डली तो 120/80 और उससे कम, जैसा कि मनीष ने बोला कि 120/70, ये
टारगेट्स रखते हैं, लेकिन जो एल्डरली खासतौर से ऑक्टाजेनेरियंस मोर देन 80 इयर्स ऑफ एज, मैनी ऑफ द टाइम्स उनका ब्लड प्रेशर उस लेवल तक अचीव नहीं किया जा सकता विदाउट गेटिंग द साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन। उन केसों में टारगेट रखा गया है कि अगर वो 150 160 के आसपास भी उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है, रेजिस्टेंट हाइपरटेंसिव है, ऑक्टाजेनेरियंस हैं, उसमें अगर 150 भी रख लेते हैं देन इट इज ओके, बिकॉज सिग्निफिकेंट रिडक्शन कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स का और स्ट्रोक का हो जाता है उन केस में भी। और पर्सन्स जिनमें की डायबिटिक हैं, पर्सन जिनमें की किडनी डिसीज है, पर्सन जिसमें कि हार्ट फेलियर है, उसमें मोर जितना ज्यादा एग्रेसिवली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा रहता है। जो पर्सन्स में कोई रिस्क फैक्टर्स ज्यादा नहीं है उसमें अगर आप 120 से 130 के बीच में भी रख लेते हैं तो रिस्क उतना नहीं रहता। लेकिन पर्सन्स डायबिटिक हैं, अगर किडनी डिसीज है या हार्ट फेलियर है या हार्ट डिसीज डायग्नोज हो चुकी है, तो डेफिनेटली 120/70 या 120/80 से नीचे का ब्लड प्रेशर ही रखना चाहिए फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक ठीक। अच्छा, नाउ वी विल गो टू वन अदर प्रॉब्लम जो कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ पाई गई है, जिसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। स्टेंटिंग, यानी कि किडनी की आर्टरी की स्टेंटिंग भी की जाती है जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता दवाइयों से। तो डॉक्टर बंसल के ही एक पेशेंट है जिनका क्वेश्चन है, गुरबख्श सिंह जी का, कि उनकी वाइफ का शी हैज लेफ्ट किडनी विच इज डेड बिकॉज द रीनल आर्टरी इज ब्लॉक्ड, किडनी आर्टरी उनकी ब्लॉक्ड है, एंड राइट किडनी आर्टरी गॉट स्टंट inserted 2 years back, right kidney में डाला गया. She is taking prescribed medicine, but still BP is not controlled. What to do now? So Manish, I think you can answer straight away. हाँ नहीं, ये पेशेंट इनको तो मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए कुछ पेशेंट होते हैं मैं कहूंगा करीब 5% सब में जिनमें ब्लड प्रेशर इज रियली डिफिकल्ट टू ट्रीट, जिनमें आप सारी मेडिसिन, इनको एक्चुअली में किडनी के आर्टरीज में ब्लॉकेज थी, उसके लिए एक किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज था, दूसरी का कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, तो उसमें स्टेंट लगाया गया। पर उसके बाद भी कई सारी मेडिसिन लेने के बाद भी इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज किए हैं, कुछ मेडिसिन ये टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, कुछ ये टॉलरेट कर पा रही हैं, तो कुछ मेडिसिन को यूज करने के भी लिमिटेशंस हैं। पर फिर भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो हम सभी जानते हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिनके लिए न्यू थेरेपीज डेवलप की जा रही हैं। सिंपैथेटिक डेनर्वेशन हो गया, रीनल आर्टरी डेनर्वेशन है, या बेरो रिसेप्टर बेस्ड ट्रीटमेंट, वो सारे इवोल्यूशन में हैं अभी, और कुछ थेरेपीज हैं जो क्लोज टू इम्प्लीमेंटेशन है अभी। पर इन ऐसे पेशेंट्स का एक कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाने का। पर ये मैं कहूंगा बहुत माइनॉरिटी पेशेंट्स ही होते हैं जिनमें ऐसा होता है। अगर हम प्रॉपर मेडिसिन यूज करें, प्रॉपर डोजेज में यूज करें, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे फोकस करें, एंजाइटी एंड एसोसिएटेड इश्यूज को मैनेज करें, स्लीप एपनिया को ट्रीट करें, तो ब्लड प्रेशर 95% केसेस में ट्रीट किया जा सकता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात आपने अभी भी एकदम उठा दी बड़ी, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को खर्राटे आते हैं, और खर्राटों का और ब्लड प्रेशर का भी काफी अच्छा तगड़ा संबंध पाया गया है। और ये देखा गया है कि इसको कहते ही है स्लीप एपनिया सिंड्रोम या स्लीप डिसऑर्डर। और ऐसे लोगों का अगर स्लीप का ट्रीटमेंट, यानी कि वो जो मशीन लगा दी जाती है जिसको सोने के लिए, जिसको CPAP बोलते हैं, उससे काफी लोगों का ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन भी कंट्रोल हो सकता है। तो अगर किसी को खर्राटे आते हैं और उसका BP अनकंट्रोल रह रहा है, दवाइयां भी काम नहीं कर रही हैं, ऐसे में इस चीज को चेक करना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकंड अनदर क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग आया शरद, कि एग्स आर दे हार्मफुल फॉर हार्ट एंड हाई BP? सो यू कैन क्विकली आंसर इन वन लाइनर कि क्या करना चाहिए, एग्स उन्हें खाने हैं कि नहीं खाने? Eggs are not harmful for high blood pressure, neither for the heart. So they can have it. हाँ, There is no तो problem. ले सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। So now we will go to पर उसके साथ सॉल्ट नहीं, वो जो हाँ। एक्सेसिव सॉल्ट यूज करने लगते हैं एग्स के साथ, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। That is So there important. is a patient who has asked this question. ये आई थिंक आसाम से है, कि इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट इनका हुआ है, इनका BP 140/90, इनके डॉक्टर ने एमटास 2.5 लिखी, उसके बाद फिर टेस्ला 40 भी ऐड करी। तो उनको पूछ रहे हैं, आई थिंक ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो डॉक्टर सोनी, यू कैन आंसर कि डेफिनेटली इन अ ट्रांसप्लांट पेशेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। That's right. That's right. ट्रांसप्लांट पेशेंट में या किसी भी डिजीज प्रोसेस में, चाहे वो ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे हार्ट फेलियर